मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी दोबारा से साइंस की क्लास लेकर हाजिर हैं। हम आगे का पढ़ेंगे, जो हम पहले पढ़ चुके हैं उससे आगे का पढ़ेंगे। देखिएगा मेरे साथ साथ। उससे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, और जो भी आपकी क्वेरी हो वो कमेंट्स में हमें बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम शुरू करते हैं आगे का। हमारा हमने लास्ट क्या पढ़ा था भाई? लास्ट पढ़ा था हमने मोटापा, जिसमें हम बीएमआई कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे क्या? रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। अब हम पढ़ेंगे भाई रक्तचाप। रक्तचाप, ठीक है भाई। ये रक्तचाप क्या होता है, सुनिएगा जरा ध्यान से। रक्तचाप जो हमारी वाहिनियां होती है, कौन सी वाहिनियां भाई? रक्त वाहिनियां। रक्त वाहिनियों पर रक्त के द्वारा डाले जाने वाला दाब क्या कहलाता है भाई? आपका रक्तचाप या रक्त दाब कहलाता है। रक्त दाब या रक्तचाप कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका रक्तचाप या रक्त दाब होता है। ठीक है। अब आपका जो रक्तचाप या रक्त दाब है या ब्लड प्रेशर है आपका, उसे दो पार्ट्स में बताया गया है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? फर्स्ट होता है आपका सिस्टोलिक सिस्टोलिक रक्तचाप, और आपका सेकंड होता है डायस्टोलिक रक्तचाप। ठीक है फ्रेंड्स, उससे पहले हम आपको एक छोटी सी चीज बता देते हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य का या सामान्य मनुष्य का जो रक्तचाप होना चाहिए, कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए 120 और 80 के बीच में। ठीक है, ये स्वस्थ व्यक्ति का होना चाहिए। ठीक है भाई। अब देखिए, हमने बोला कि दो प्रकार का है, कौन कौन सा है? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। ठीक है। अब इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस देखिए। अब देखिए, हमने यहाँ पर क्या लिखा है अभी? हमने यहाँ पर एक स्वस्थ मनुष्य के लिए रक्तचाप लिखा है, तो समझिएगा जरा। जो पहले वाला नंबर होता है, वो पहले वाला नंबर है जो वो डिनोट करता है सिस्टोलिक रक्तचाप को डिनोट करता है, तथा दूसरा जो नंबर होता है वो करता है डायस्टोलिक रक्तचाप को। अतः हम कह सकते हैं कि ऊपर की जो संख्या है, ठीक है, ऊपर की जो संख्या है वो धमनियों के दाब को प्रदर्शित करती है, वो होता है सिस्टोलिक रक्तचाप। ठीक है। और दूसरा हम कह सकते हैं जो नीचे की धमनियों या नीचे की जो संख्या है उसके रक्त दाब को बताती है, वो होता है डायस्टोलिक। ठीक है भाई। तो सिस्टोलिक में जो आपकी धमनियां होती हैं, सिस्टोलिक में धमनियां होती हैं, धमनियां वो क्या भाई? संकुचित हो जाती हैं, अर्थात सिकुड़ जाती हैं। सिस्टोलिक रक्तचाप में धमनियां सिकुड़ जाती हैं। ठीक है। और जो आपका डायस्टोलिक होता है उसमें तनाव मुक्त होती हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि शिथिल हो जाती हैं। ठीक है। तो ये आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक है। और स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप क्या होना चाहिए भाई? 120 और 80 के बीच में होना चाहिए। ठीक है। और अब हम आगे की बात करेंगे। आगे की हम बात करते हैं, उससे पहले हम देख लेते हैं कि सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है और डायस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है। देखिएगा जरा। सिस्टोलिक रक्तचाप है वो 140 और 100 के बीच में होता है। ठीक है,
140 और 100 के बीच में होता है। हम कह सकते हैं कि जिस टाइम हम सोते हैं उस टाइम ये वाला रक्तचाप हमारा काम करता है। और दूसरा, या इस नंबर को हम चेंज भी कर सकते हैं, ये हो सकता है भाई कितना, 120 और 100, ठीक है। ये आपका सिस्टोलिक हो सकता है 120 और 100 के बीच में। और डायस्टोलिक, डायस्टोलिक में कितना होता है भाई, 80 और 60 के बीच में जो आपका रक्तचाप होगा वो होता है आपका डायस्टोलिक, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं, ये अलग अलग मात्राएं बताई गई हैं, ठीक है भाई। इसके बाद हम बात करते हैं, हमारे आगे की बात करते हैं, निम्न रक्तचाप और उच्च रक्तचाप, ठीक है। निम्न रक्तचाप, उच्च रक्तचाप। निम्न रक्तचाप, देखिएगा भाई, जब धमनियों में, जब धमनियों में, जब धमनियों में रक्त के प्रवाह की दर, रक्त के प्रवाह की दर कैसी हो, कम हो, रक्त के प्रवाह की दर कम हो, ठीक है, तो वो आपका लो ब्लड प्रेशर होता है, अर्थात निम्न रक्तचाप होता है, निम्न रक्तचाप होता है। भाई इससे हानियां क्या है, इससे हानियां ये होती हैं कि जो भी फूड हम अंदर लेते हैं, खाना अंदर लेते हैं, पानी अंदर लेते हैं, वो क्या, वो सभी अंगों तक, या हम कह सकते हैं वो परफेक्ट प्लेस तक नहीं पहुंच पाता जहां पर उसका अच्छी तरह पाचन हो जाए। अगर ब्लड ब्लड है, उसकी जो स्पीड है वो ही कम है, तो आपका खाना पानी सब सही प्लेस तक कैसे पहुंचेगा, परफेक्ट प्लेस तक कैसे पहुंचेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो भोजन है, खाना है आपका, नियमित स्थान तक नहीं पहुंच पाता, नियमित स्थान तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है भाई। अब इससे और नुकसान क्या है, अगर खाना परफेक्ट प्लेस पर नहीं पहुंचेगा, सही जगह पर नहीं पहुंचेगा, पाचन भी नहीं होगा, और जो उस भोजन से हमें एनर्जी मिलने वाली है वो भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा भाई, जो कार्य करने की क्षमता है हमारी, कार्य करने की क्षमता है, कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, अपने आप ही कम हो जाएगी ना भाई। ये निम्न रक्तचाप के द्वारा है, ये निम्न रक्तचाप से होता है, ठीक है भाई। अब आगे की बात करते हैं, हमारा उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप क्या कहता है भाई, देखिएगा, उच्च रक्तचाप जिसे हाइपरटेंशन भी कहते हैं भाई हम, ठीक है, हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। देखिए अब इसमें क्या होगा कि जो धमनियां हैं, धमनियां हैं, धमनियों में, धमनियों में जो रक्त का प्रवाह होगा, प्रवाह अधिक हो जाएगा, रक्त का प्रवाह कैसा हो जाएगा भाई, अधिक हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो क्या होगा भाई, अधिक होगा तो दाब भी ज्यादा डालेगा, दबाव ज्यादा डालेगा, तो उसके कारण क्या बन जाएगा भाई, वो उच्च रक्तचाप बन जाएगा, ठीक है। इससे कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, इससे ईर्ष्या, ठीक है, क्रोध, ठीक है, हृदय संबंधी समस्या, हृदय संबंधी समस्या। देखिए आप ज्यादा क्रोध करेंगे, ब्लड प्रेशर हाई होगा तभी करेंगे, और
अगर ज्यादा हो गया तो आपके हृदय पर सीधा प्रभाव डालेगा, जिससे हृदय स्पंदन की जो गति है, मतलब जो आपकी हार्ट बीट है, वो बढ़ जाएंगी। और हार्ट बीट बढ़ने की वजह से ही क्या, ज्यादा हार्ट बीट बढ़ेंगी तो आपको दिल का दौरा, जिसे हम हार्ट अटैक या हृदय घात भी कहते हैं। ठीक है, अगर आगे देखते हैं, ठीक है, इससे पहले कि हृदय स्पंदन की जो दर है वो बढ़ जाएगी, स्पंदन दर बढ़ जाएगी। ठीक है, और स्पंदन दर के बढ़ने के कारण ही क्या, हृदय घात भी हो सकता है। हृदय घात अर्थात दिल का दौरा या हार्ट अटैक भी आ सकता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ज्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए। ठीक है, और क्रोध करेंगे तो दिल का दौरा बढ़ेगा और आपकी मृत्यु भी हो सकती है। अब सोच लीजिए भाई, ज्यादा क्रोध करना है या नहीं करना है, तो अपना बीपी कंट्रोल में रखें। ठीक है, तो बीपी की समस्या को कम करने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं वो आगे देखते हैं। ठीक है भाई, जो इनके निवारण है वो क्या क्या हो सकता है वो देखते हैं एक बार, कि बीपी को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बीपी को कंट्रोल करने के लिए कैसा, कैल्शियम युक्त भोजन ग्रहण करना चाहिए, भोजन ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, और ताजे फल, ठीक है, और पैकेट बंद ताजे फल खाने चाहिए, ताजे फल खाने चाहिए। और जो पैकेट बंद जो सामग्रियां होती हैं, पैकेट बंद सामग्री है हमारी, ठीक है, यह हमारा जंक फूड है, अर्थात जिसे हम फास्ट फूड भी कहते हैं, जंक फूड है, उसका सेवन नहीं करना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए भाई, ताजे फल खाने चाहिए, कैल्शियम युक्त भोजन लेना चाहिए, जितना हो सके मैग्नीशियम लेना चाहिए बॉडी में। ठीक है, अधिक से अधिक दूध का सेवन करना चाहिए, जिससे हमारी हड्डियां भी कमजोर नहीं हो, दूध का सेवन। पर्याप्त मात्रा में निद्रा लेनी चाहिए। ठीक है भाई, और नियमित रूप से क्या, व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, और कम से कम 30 मिनट तक पैदल चलना चाहिए, पैदल चलना है भाई। ठीक है, जिनके भाई ये हाई बीपी वाली समस्या है, उनको ये सारी चीजें तो करनी ही चाहिए। ठीक है, जिससे आपका बीपी कंट्रोल में आ जाएगा और आप गुस्सा नहीं करेंगे और आप बच भी सकते हैं, मौत नहीं होगी भैया आपकी। ठीक है, तो आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। अब आगे की बात करते हैं हम। ठीक है भाई, ये हमारा टॉपिक था रक्तचाप का। उससे पहले एक दो बातें और बता देता हूं मैं इसमें। ठीक है, सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए। ठीक है, एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने कब भाई, उन्होंने 1733 में स्टीफन हिल्स जो साइंटिस्ट आए, उन्होंने घोड़ों में, सबसे पहले घोड़ों में रक्तचाप, जो ब्लड प्रेशर था उसको मापा, रक्तचाप मापा। ठीक है भाई, सबसे पहले। ठीक है, और 1983 में इसको पूरी तरह समझाया गया। ठीक है भाई, किसने समझाया भाई, इसको पूरी तरह
कापलन ने समझाया, इसको परिभाषित किया कापलन। ठीक है, कापलन कौन है भाई? कापलन एक साइंटिस्ट है, उन्होंने 1983 में किसको भाई? रक्तदाब को या रक्तदाब को परिभाषित किया, किसने? कापलन ने। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने आपको लास्ट में बताए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1733 में स्टीफन हिल्स ने सबसे पहले, ठीक है, सर्वप्रथम बात कर रहे हैं भाई, सर्वप्रथम घोड़ों में रक्तचाप मापा। सबसे पहले किसमें मापा गया भाई? घोड़ों में। कब? 1733 में। और किसने मापा? स्टीफन हिल्स ने। ठीक है, नेक्स्ट भी आपका 1983 में एक साइंटिस्ट है आपके जिनका नाम है कापलन। ठीक है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने रक्तदाब को परिभाषित किया। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इसके फ्रेंड्स हम रक्तचाप तक पढ़ चुके थे, अब हम आगे की बात करेंगे। आगे का हमारा टॉपिक है नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थ, ठीक है, इन पे बात करेंगे। नशीले पदार्थ क्या होता है? जो मनुष्य की मन स्थिति है उसमें भ्रम की स्थिति पैदा कर देते हैं। ठीक है, कि उसकी मस्तिष्क की जो क्षमता है उसको कम कर देते हैं, भ्रम की स्थिति पैदा कर देते हैं। ठीक है, वो नशीले पदार्थ होते हैं। हम नशीले पदार्थों में सबसे पहले बात करेंगे गुटखा की। ठीक है भाई, गुटखा ग्रामीण परिवेश और शहरी परिवेश दोनों में खाया जाने वाला एक मादक पदार्थ है, नशीला पदार्थ है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। गुटखा बनता कैसे है भाई? सुपारी के टुकड़े कत्था, चूना, वर्क और खुशबूदार पदार्थ मिलाकर गुटखा बनाया जाता है। ठीक है भाई, ये गुटखा बनाने के प्रक्रम हो गया। हम ये कह सकते हैं कि गुटखा बनाने का प्रक्रम हो गया। इस सुपारी के टुकड़े, कत्था, चूना आदि का यूज करके हम क्या बना सकते हैं? गुटखा बना सकते हैं। ठीक है भाई, ये क्या करता है? ये हानि ही पहुंचाता है। नशीले पदार्थों में हानि ही पहुंचाते हैं, इनके फायदे बहुत कम होते हैं, हानि ज्यादा पहुंचाते हैं। इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो नुकसान है, जो आपके एग्जाम्स में बहुत बार पूछा भी जाता है, एक रोग होता है। किससे संबंधित? मुख से संबंधित एक रोग होता है। ठीक है, उसकी बात की जाती है। उस रोग का नाम है सब म्यूकस फाइब्रोसिस। ये मुख से संबंधित रोग है, जबड़े से संबंधित रोग है, जो गुटखा खाने से लोगों को हो जाता है। और आम जो गुटखा खाते हैं उन्हें सब लोगों को ये रोग पाया जाता है। इस रोग के लक्षण क्या है? इस रोग में होता क्या है भाई? इस रोग में जबड़ा होता है, जो आपका जबड़ा पूरी तरह खुल नहीं पाता और जबड़े की मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं। और इससे क्या होता है भाई? जबड़े की मांसपेशियां सिकुड़ जाएंगी। जबड़े की मांसपेशियां सिकुड़ने के कारण जबड़ा होता है जो आपका कठोर बन जाता है, अपने आप ही जबड़ा कठोर हो जाता है। कैसा हो जाएगा भाई? कठोर हो जाएगा जबड़ा, उसकी मांसपेशियां भी कठोर हो जाएंगी। ठीक है, तो पूरी तरह आपका मुंह नहीं खुलेगा। और भी बहुत सारे नुकसान है, जैसे क्या भाई? मसूड़ों में से खून आना। ठीक है, मसूड़ों में से खून आना,
मसूड़ों से खून आना, ये कुछ नुकसान है किससे भाई, जबड़े के सेवन से। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये होता है सबम्यूकस फाइब्रोसिस। ठीक है, सबम्यूकस फाइब्रोसिस की क्या पहचान है, क्या लक्षण है भाई, ये जबड़ा पूरी तरह नहीं खुल पाता और जबड़े की मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं या कठोर हो जाती हैं। ठीक है, तो गुटखे को खाने से ये सारे नुकसान होते हैं, तो जितना हो सके भाई इसे अवॉइड करें, इससे दूर रहें। अब हम हमारे अगले टॉपिक की बात करेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा नशीले पदार्थ में बात कर रहे हैं भाई। अगला टॉपिक होगा हमारा तंबाकू। ठीक है, अब तंबाकू के सेवन से क्या क्या हानियां हो सकती हैं वो भी बात करेंगे, और तंबाकू कहां से प्राप्त होती है उसकी भी बात करेंगे। ठीक है भाई, तंबाकू ये हमारा अगला टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए भाई तंबाकू कहां से प्राप्त होती है। तंबाकू निकोटिएना टोबेकम कूल सोलनेसी की पत्तियों से प्राप्त होता है, ठीक है भाई, कि निकोटिएना टोबेकम कूल सोलनेसी, ये पादप है। ठीक है, पादप निकोटिएना टोबेकम कूल सोलनेसी की पत्तियों से प्राप्त होता है, और तंबाकू खाने से भी वही नुकसान होते हैं। तंबाकू का यूज भिन्न भिन्न तरीके से किया जाता है। ठीक है, तंबाकू को हर चीज में मिला के खाया जा सकता है। जैसे जो हमने पढ़ा था, तंबाकू का सेवन किस किस प्रकार किया जा सकता है। गुटखा होता है, उसमें तंबाकू को मिलाया जा सकता है। लोग बीड़ी पीते हैं, ठीक है, सिगरेट, सिगार, ठीक है, आदि में तंबाकू का उपयोग किया जाता है। ठीक है भाई, तंबाकू का उपयोग किया जाता है किस किस में, बीड़ी, सिगरेट, सिगार आदि में भी, और भी बहुत सारे होते हैं जिनमें तंबाकू का यूज किया जाता है। ठीक है भाई, तो आगे की बात करते हैं, इससे नुकसान क्या है। देखिए इसी के साथ हम बता देते हैं कि हमारा पूरा वर्ग, ठीक है, हमारा जो पूरा वर्ग है वो ही इसको ग्रहण करता है। जैसे युवा भी हो गए, महिलाएं भी हो गई, वृद्ध भी हो गई, सब तंबाकू का सेवन किसी न किसी प्रकार से करते ही हैं। ठीक है, महिलाएं भी बढ़ चढ़कर भाई तंबाकू का उपयोग करती हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके आगे के नुकसान क्या होते हैं, तंबाकू के सेवन से नुकसान क्या होते हैं, उन नुकसानों की बात करते हैं। ठीक है भाई, नुकसान क्या क्या होते हैं तंबाकू के सेवन से, हानियां। ठीक है, सबसे पहली बात कि मुंह, जबड़े, फेफड़े आदि का कैंसर होने की संभावना रहती है। और जो आपका सेकंड है भाई, ये हो गया आपका फर्स्ट। सेकंड है जो निकोटिन है, वो क्या करता है, वो धमनियों की दीवारों को मोटा कर देता है, दीवारों को
दीवारों को मोटा बना देता है। मोटा बना देता है, जिससे क्या होता है, जिससे हृदय स्पंदन की दर कम हो जाती है। ठीक है भाई, इससे क्या होता है, हृदय स्पंदन की दर कम हो जाती है। और इसके आगे की बात, तंबाकू का सेवन करने से क्या होता है भाई, कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो क्या करती है, फेफड़ों को खराब करती है। ठीक है, और इसके क्या नुकसान है भाई, और फोर्थ, आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। और क्या हो सकता है भाई, इसकी लत लग जाती है, इसके आदी हो जाते हैं लोग। ठीक है, तो देखिएगा, हमने तंबाकू के बारे में हानियां जो पढ़ी हैं, वो फर्स्ट क्या है भाई, जब मुंह, जबड़े, फेफड़े आदि का कैंसर होने की संभावना रहती है। निकोटीन होता है इसमें, निकोटीन क्या करता है, धमनियों की दीवारों को मोटा बना देता है। ठीक है, जिससे स्पंदन की दर कम हो जाती है। ठीक है, अगला है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, वो फेफड़ों को खराब बनाती है। ठीक है, और अपना चौथा पॉइंट क्या है भाई, चौथा पॉइंट है कि इससे आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है, और क्या होता है भाई, शरीर का भी नुकसान होता है। आगे की बात, पांचवा जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि जो भी व्यक्ति इनको निरंतरता से ग्रहण करता है वो एक समय के बाद इसका आदी हो जाता है, और इससे ये चीजें सेवन करनी ही होंगी। फिर आदी होने के बाद भाई हमें क्या हो जाता है, हमें भाई ऐसा हो जाता है कि हमें वो चीज ग्रहण करनी ही करनी है। ठीक है, तो आदी होने का मतलब ये है कि वो चीज चाहिए ही। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। ठीक है भाई, देखिए आगे की बात करते हैं कि तंबाकू के सेवन से, जब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बात करेंगे। ठीक है, तंबाकू के सेवन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पूरे विश्व में एक वर्ष में, ठीक है, पूरे विश्व में लगभग एक वर्ष में 60 लाख लोगों की मृत्यु होती है, जिसमें से देखिएगा भाई आंकड़ों को जरा, जिसमें से 50 लाख सीधे सेवन करने वालों का है, सीधे जो सेवन करते हैं तंबाकू का उसका है, अर्थात हम कह सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से, जो प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है भाई, अगला है हमारा जो 10 लाख है, इनमें से 10 लाख वो अप्रत्यक्ष रूप वाले हैं। अप्रत्यक्ष रूप वाले से मतलब क्या है कि वो तंबाकू ग्रहण करने वालों के साथ बैठते हैं। अगर कोई धूम्रपान कर रहा है, आप उसके पास बैठे हैं, तो आपको भी उसका नुकसान होगा ही। ठीक है, तो 10 लाख उन लोगों की संख्या है जिनकी मृत्यु किससे होती है भाई, अप्रत्यक्ष रूप से होती है, अप्रत्यक्ष रूप से मृत्यु हो जाती है। तो भाई
दूर रहे किन से? तंबाकू ग्रहण करने वालों से। अप्रत्यक्ष रूप से मृत्यु हो जाएगी नहीं आप लोगों की, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखें कि 50 लाख लोग क्या है भाई, सीधे प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करने वाले, और 10 लाख कौन से हैं? अप्रत्यक्ष, जो उनके करीबी थे या पास बैठते थे जब वो धूम्रपान करते थे, ठीक है भाई। अब आगे की बात करते हैं। देखिएगा भाई, हमारा अगला है, ठीक है, मदिरा, ठीक है। ये भारी समस्या है, मदिरा ये भारी समस्या है भारत में, ठीक है। वैसे तो पूरे विश्व की है, लेकिन भारत में इसकी ज्यादा समस्या है, ठीक है। कुछ राज्य हैं उनमें इसका सेवन बहुत ज्यादा किया जाता है, ठीक है भाई। आगे की बात करते हैं। मदिरा, मदिरा का सामान्य नाम एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल है, ठीक है। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है भाई? C2H5OH, ये इसका सामान्य सूत्र है। मदिराएं भिन्न प्रकार से बनाई जाती हैं, लेकिन सब में एक कॉमन एलिमेंट होता है, कॉमन फैक्टर होता है। क्या? एथिल अल्कोहल सबका कॉमन फैक्टर है, सबका कॉमन एलिमेंट है, ठीक है। तो ये मदिरा होती है हमारी। आगे की बात करते हैं, ठीक है। मदिरा से होने वाले नुकसान, हानियां है जो मदिरा से होने वाली हानियां। क्या हानियां अभी वो देखते हैं, ठीक है। मदिरा से होने वाले हानियां, सबसे पहले जो व्यक्ति मदिरा इस्तेमाल करता है, अर्थात कहने का मतलब जो मदिरा का सेवन करता है, ठीक है, उसे यकृत से संबंधित रोग हो जाते हैं, ठीक है। सेकंड, वसीय यकृत रोग की संभावना रहती है, जब अल्कोहल, थर्ड पॉइंट देखिएगा भाई, जब अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल यकृत में पहुंचता है, यकृत में पहुंचता है तो क्या बना लेता है भाई? वो बना लेता है एसिटाल्डिहाइड बना लेता है, ठीक है। एसिटाल्डिहाइड बना लेता है, जो कैसा होता है? विषैला होता है, जो विषैला होता है, ठीक है। विषैले होने के कारण क्या हो सकती है भाई? इसको पीने से हमारी मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। और क्या स्थितियां उत्पन्न हो सकती है? आगे का पॉइंट देखिएगा, आगे का पॉइंट, ठीक है भाई। आगे का पॉइंट हमारा ये है, इससे शरीर की जो सामंजस्य स्थिति है, शरीर की सामंजस्य स्थिति खराब हो जाती है, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट है आर्थिक हानि। आर्थिक हानि तो होती ही होती है, आर्थिक हानि, ये मदिरा के सेवन से होने वाले दुष्प्रभाव या कुप्रभाव हैं, ठीक है। मदिरा या अल्कोहल के ग्रहण करने से होने वाले दुष्प्रभाव या कुप्रभाव हैं, जिनके कारण क्या भाई हमारी स्थिति खराब हो सकती है। देखिएगा एक बार पॉइंट्स को दोबारा रिपीट करते हैं, ठीक है।
जो मदिरा है, मदिरा विभिन्न प्रकार से बनाई जाती है, ठीक है, मदिरा विभिन्न प्रकार से बनाई जाती है, लेकिन उसका कॉमन एलिमेंट है, वो क्या है, कॉमन एलिमेंट है C2H5OH एथिल अल्कोहल, ठीक है। इसके बाद हमने बात की मदिरा से होने वाली हानियां, मदिरा से होने वाली हानियों में फर्स्ट पॉइंट है हमारा यकृत से संबंधित रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट, वसीय यकृत रोग की संभावना रहती है, ठीक है। इससे नेक्स्ट है हमारा अल्कोहल जब यकृत में पहुंचता है तो वो किसका निर्माण कर लेता है, वो निर्माण कर लेता है एसिड एल्डिहाइड का, जो कैसा होता है, पॉइजनेबल होता है, विषैला होता है, ठीक है। विषैला होने के कारण क्या भाई, अगर हम उसको ग्रहण करेंगे तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है, ये संभावनाएं होती हैं जब वह यकृत में पहुंच जाता है। नेक्स्ट है हमारा शरीर की जो सामंजस्य स्थिति है, ठीक है, वो खराब हो जाती है, सामंजस्य नहीं रहता, ठीक है। नेक्स्ट है आर्थिक हानि तो होती ही होती है, ठीक है भाई, इनको जरा नोट कीजिएगा। हम अल्कोहल के कुप्रभावों के बारे में, दुष्प्रभावों के बारे में बात कर चुके थे। अगला है हमारा अफीम, ठीक है। अफीम भी एक मादक पदार्थ होता है, नशीला पदार्थ होता है, ठीक है। अफीम प्राप्त कहाँ से होता है, अफीम प्राप्त होता है पेपेवर, पेपेवर सोमनीफेरम, सोमनीफेरम पादप के, ठीक है, पादप के कच्चे फल, कच्चे फल को, कच्चे फल के, ठीक है भाई, कच्चे फल के दूध को सुखाने से प्राप्त होता है, ठीक है। कच्चे फल के दूध को सुखाने से प्राप्त होता है। प्राप्त होता है, देखिए भाई, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो अफीम का पादप है उसका वैज्ञानिक नाम है वो क्या है भाई, पेपेवर सोमनीफेरम, ठीक है। पेपेवर सोमनीफेरम अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। पेपेवर सोमनीफेरम के कच्चे फल के दूध को पकाने, दूध को सुखाने से क्या प्राप्त होता है भाई, हमें अफीम प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त होता है भाई, अफीम प्राप्त हो जाता है। देखिए, ये जो दूध होता है कच्चे फल का, ठीक है, इस दूध में 1 से 8%, 1 से 8% तक क्या होता है भाई, 1 से 8% मादकता कह सकते हैं हम, मादकता होती है, ठीक है। और इस दूध में, ये जो अफीम के पादप कच्चे फल का दूध है, ठीक है, उसमें 30 प्रकार, 30 प्रकार के अल्केलॉइड्स, अल्केलॉइड्स, अल्केलॉइड उपस्थित होते हैं, 30 प्रकार के, ठीक है। वो क्या काम करते हैं, इसको मादकता प्रदान करते हैं, ठीक है भाई। तो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट के नाम देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट के नाम देखते हैं। जैसे एक नाम हो गया मॉर्फिन, मॉर्फिन ये एक अल्कलॉइड है। अगला हो गया कोडीन, ठीक है, पेपेवरीन, पेपेवरीन आदि, ये हो सकते हैं, ये उनमें से कुछ मुख्यतः हैं। इन 30 में से कुछ इंपॉर्टेंट है, मॉर्फिन, कोडीन और पेपेवरीन, ठीक है। आगे की बात करते हैं, ये हमने अफीम के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, अब आगे की बात करते हैं। अफीम देखिए भाई, अफीम भी हमारे सारे जो वर्ग के लोग हैं, जैसे महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वृद्ध हैं, सब ग्रहण करते हैं, ठीक है। बच्चों को, बच्चों को सुलाने के लिए, सुलाने के लिए, सुलाने के लिए अफीम का यूज किया जाता है, अफीम का इस्तेमाल किया जाता है, अफीम का प्रयोग किया जाता है। ग्रामीण परिवेशों में आज भी किया जाता है और पहले भी किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ग्रामीण परिवेशों की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और जो युवा लोग हैं इस अफीम को
ग्रहण करते हैं वो किसी ना किसी तरह ग्रहण कर सकते हैं भाई, ठीक है। या तो जो तंबाकू सहित जो पदार्थ होते हैं हमारे, जो धूम्रपान करने के, उनमें यूज कर सकते हैं, कैसे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन बच्चों में ये समस्या ज्यादा है, ठीक है। बच्चों को पहले सुलाने के लिए किसका, अफीम का यूज किया जाता था और बच्चे उसके आदी हो जाते थे, ठीक है। बच्चों को आदत लग जाती थी इस चीज की कि अफीम ना मिलेगी जब तक वो सोएंगे ही नहीं, ऐसा हो जाता था बाद में। एक समय के बाद ऐसा हो जाता है, ठीक है भाई। अब आगे की बात करते हैं इसमें अफीम में। अफीम भी हमारे शरीर को वैसे ही नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। अब अन्य जो मादक पदार्थ हैं उनकी बात करता है, ठीक है भाई। अन्य जो मादक पदार्थ हैं उनकी बात करता है। कौन कौन से अन्य मादक पदार्थ हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मादक पदार्थ हो सकते हैं अन्य मादक पदार्थ, अन्य मादक पदार्थ, ठीक है। कौन कौन से हो सकते हैं भाई, अन्य मादक पदार्थ हो सकते हैं हमारे कोकीन, चरस, भांग, हशीश, हशीश। अब देखिए भाई इनमें एक नाम और आता है, ठीक है, जिसे कहते हैं LSD, LSD, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है भाई, इसका पूरा नाम याद रखना है हमें, लाइसर्जिक एसिड, लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड, ये LSD का पूरा नाम है, ठीक है। LSD का ये क्या है भाई, एक मादक पदार्थ है, आदि मादक पदार्थ है, ठीक है भाई। तो देखिए ये जो कोकीन हेरोइन है, जैसे हेरोइन और होता है एक हेरोइन, कोकीन हेरोइन, इसका यूज कैसे किया जाता है भाई, इसका नशे के रूप में यूज किया जाता है। बहुत सारे लोग इसका, जैसे युवा लोग हैं वो क्या, इसका इंजेक्शन लेते हैं, ये युवाओं में बहुत बड़ी समस्या है, किसकी भाई, मादक पदार्थों का सेवन करने की युवाओं में बहुत बड़ी समस्या है भारत के अंदर। भारत के कुछ राज्य हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूं, जैसे पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये जो राज्य हैं इनमें क्या होता है भाई, इनमें लोग ज्यादातर नशा करते हैं, किस चीज का भाई, हेरोइन का, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य, उनमें किसका भाई, इनमें नशीले पदार्थों का, हेरोइन जैसे पदार्थों का यूज किया जाता है, और अफीम का भी ज्यादातर यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए भाई हमने अन्य मादक पदार्थों के बारे में भी पढ़ा। अब देखिए जो दवाओं का यूज है वो उसे किस प्रकार से दुरुपयोग किया जाता है, उनकी बात करते हैं थोड़ी सी, ठीक है। तो देखिएगा जरा आगे, देखिए दवाओं का दुरुपयोग, देखिए डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर ठीक होने के लिए हमें दवा देता है, लेकिन आजकल लोगों ने क्या किया, आजकल के युवाओं ने क्या किया, इन दवाइयों को ही नशा करने के लिए उपयुक्त बना लिया। तो क्या करते हैं भाई, जो डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन या जो उसकी स्लिप होती है, पर्ची होती है, उस पर वो दवाइयां लिख कर देता है, उसका ही यूज क्या करते हैं युवा करते हैं मादक पदार्थ के रूप में यूज। देखिए जैसे आपका कोडीन है, कोडीन ये दर्द निवारक के काम आता है, ठीक है, दर्द निवारक के काम आता है। लेकिन जो लोग हैं वो क्या करते हैं, इसका सेवन करते हैं, जिससे उन्हें नशा हो जाता है, अर्थात कहने का मतलब मादकता महसूस होने लगती है,
ठीक है। कुछ और की बात करेंगे, जैसे कोडीन हो गया, मॉर्फिन हो गया, ठीक है, पैथेडीन हो गया, पैथेडीन, ठीक है, ब्यूप्री, ब्यूप्रीनोफिन, नाइट्राजिपाम, नाइट्राजिपाम, ठीक है भाई, डाइजिपाम, डाइजिपाम, ये कुछ एल्कलॉइड्स है, कह सकते हैं हम, ठीक है। एल्कलॉइड्स का या इन दवाओं का यूज कैसे किया जाता है, नशे के रूप में किया जाता है। डॉक्टर क्या करते हैं भाई, डॉक्टर अपनी प्रिस्क्रिप्शन पर लिखकर दवाएं देते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, उनका मादक पदार्थ के रूप में प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए दवाओं का भी दुरुपयोग हो रहा है, और ये जो आपकी कोडीन है खांसी की दवा में काम आती है, ठीक है। आगे की बात करते हैं, जो सड़कों पर पलने वाले बच्चे होते हैं वो किस प्रकार मादक पदार्थों से पीड़ित होते हैं भाई। क्या करते हैं लोग, उन्हें शराब की लत लगा देते हैं, शराब की लत लगा देते हैं, ठीक है। या क्या हो सकता है भाई, या हो सकता है कि जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल की गंध, पेट्रोल की जो गंध होती है उससे नशा होने लग जाता है, ठीक है। और पेट्रोल की गंध हो गई भाई, ठीक है। और एसीटोन होता है, एसीटोन, ठीक है, जिसे नील पॉलिश रिमूवर, नील पॉलिश रिमूवर, नील पॉलिश रिमूवर, ठीक है, के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बच्चे क्या करते हैं, इन्हें श्वास के साथ अंदर लेते हैं, ठीक है। इनकी खुशबू लेने के लिए उन्हें आदत लग जाती है इस चीज की, और उन्हें इससे क्या मादकता महसूस होने लग जाती है, ठीक है। जो बड़े लोग हैं, वयस्क लोग हैं, वो तो ये सारी शराब, तंबाकू वगैरह, अफीम वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बच्चे भी क्या करते हैं भाई, सड़कों पर पलने वाले बच्चे होते हैं वो ऐसे मादक पदार्थों के रूप में पड़ जाते हैं, जैसे पेट्रोल की गंध हो गई, एसीटोन हो गया आदि, इनकी गंध से वो क्या नशा करना शुरू कर देते हैं, मादकता प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, ठीक है। खाद्य पदार्थों में मिलावट, ये एक बड़ी समस्या है। खाद्य पदार्थों में मिलावट, खाद्य पदार्थों में मिलावट, देखिए ये पूरे भारत की, ठीक है, ये बहुत बड़ी समस्या है खाद्य पदार्थों में मिलावट। आप जानते हैं कि जो चीजें होती हैं, हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं, उनमें मिलावट की ही जाती है। लगभग 30 से 40%, 30 से 40% हमारे जो खाद्य है उनमें मिलावट होती ही है, मिलावट युक्त होते हैं भाई वो, ठीक है, मिलावट युक्त होते हैं हमारे खाद्य पदार्थ, ठीक है। अब ये मिलावट सारे खाद्य पदार्थों में की जाती है लगभग। देखिए कुछ हम खाद्य पदार्थों की बात करेंगे, जैसे हम बात करते हैं कोल्ड ड्रिंक की। कोल्ड ड्रिंक है हमारा एक शीतल पेय है, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या नुकसान करता है हमें। देखिए इसमें डीडीटी, ठीक है, डीडीटी, डीडीटी का इस्तेमाल किया जाता है, डीडीटी का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, डीडीटी का प्रयोग करते हैं। वो क्या करता है भाई, वो हमारे शरीर में कैंसर स्नायु का जनन करती है, कैंसर स्नायु का जनन करता है, कैंसर स्नायु का जनन करता है। और भी बहुत सारी समस्याएं, जैसे गुर्दा खराब हो सकता है, गुर्दे की समस्या, गुर्दे की समस्या,
ये समस्याएं हो सकती है किससे भाई, DDT जो किसमें कोल्ड ड्रिंक में मिलाया जा रहा है। आगे की बात करते हैं थोड़ी सी। आगे की बात ये है कि आपके कोल्ड ड्रिंक में ही, आपके कोल्ड ड्रिंक में क्या भाई, फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल मिलाया जाता है, अम्ल मिलाया जाता है। फास्फोरिक अम्ल मिलाया जाता है। ये क्या कर सकता है, इसमें इतनी क्षमता होती है कि ये लोहे के टुकड़े को, इसको भाई लोहे के टुकड़े को गलाने की क्षमता रखता है। लोहे के टुकड़े को गलाने की क्षमता किसके अंदर भाई, आपके फास्फोरिक अम्ल के अंदर। किसको भाई, लोहे को जलाने की क्षमता होती है। अब आगे बात करते हैं बोरिक, ऑर्थोबोरिक, बोरिक, ऑर्थोबोरिक, ठीक है, अम्ल मिलाए जाते हैं इसके अंदर भाई, कोल्ड ड्रिंक के अंदर। बोरिक और ऑर्थोबोरिक, ठीक है, वो क्या काम करता है, वो कोल्ड ड्रिंक को अति अम्लता प्रदान करते हैं, अति अम्लता प्रदान करते हैं, ठीक है। अति अम्लता प्रदान करते हैं कौन, बोरिक और ऑर्थोबोरिक, ठीक है। और थोड़ी सी बात देखते हैं अलग इससे। देखिए भाई, एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है कोल्ड ड्रिंक में, ठीक है। जो कोल्ड ड्रिंक को 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री तापमान पर भी जमने नहीं देगी, ठीक है। तो इसका जमाव मिश्रण नहीं बन पाता, जमने नहीं देती। कौन, एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है। अब देखिए और आगे की बात करते हैं। इसके अंदर, इसके भाई कोल्ड ड्रिंक के अंदर 0.4 पीपीएस का शीशा मिलाया जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं लेड मिलाया जाता है इसके अंदर। कितना भाई, 0.4 पीपीएस का, 0.4 पीपीएस का लेड मिलाया जाता है, शीशा मिलाया जाता है। जो क्या करता है, जो सीधा गुर्दे को नुकसान पहुंचाता है, गुर्दे को नुकसान पहुंचाता है, गुर्दे को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। और हमने कौन सा भाई, फास्फोरिक अम्ल जो पढ़ा था, फास्फोरिक अम्ल, वो सीधा भाई, वो सीधा दांतों को नुकसान पहुंचाता है, दांतों को नुकसान पहुंचाता है सीधा। कौन भाई, फास्फोरिक अम्ल, ठीक है। इसके आगे की बात करते हैं। ये हमारा कोल्ड ड्रिंक का थोड़ा सा खत्म हुआ। इससे बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे भाई हृदय संबंध, फेफड़े की संबंधी समस्या हो सकती है। क्यों, क्योंकि अति अम्लता वाली क्या कोल्ड ड्रिंक अंदर जाएगी तो श्वसन संबंधी या परेशानी जरूर होंगी ही होंगी, ठीक है। और हमारे उत्सर्जन संबंधी समस्याएं, ठीक है, अपनी किडनी को नुकसान पहुंचाएंगी, ठीक है। और कैंसर हो सकता है, पेट की समस्याएं हो सकती है, बहुत सारी समस्याएं हो सकती है कोल्ड ड्रिंक को ग्रहण करने से। अब थोड़ी सी आगे की बात करते हैं। हमारे प्रत्येक खाद्य पदार्थ में कुछ ना कुछ मिलावट होती ही है। जैसे हम दूध की बात कर लेते हैं, जो दूध है हमारा नियमित जीवन में काम आने वाला है, ठीक है। दूध का निर्माण या दूध में मिलावट किस प्रकार की जाती है, दूध में डिटर्जेंट, ठीक है, या यूरिया, डिटर्जेंट, यूरिया
या रिफाइंड ऑयल आदि मिलाया जाता है। ठीक है भाई, जिससे दूध का कलर तो चेंज होता नहीं है और उसमें मिलावट पूरी तरह हो जाती है। ठीक है, हमारे राज्य में लगभग 25% लोग मिलावट युक्त दूध ग्रहण करते हैं। ठीक है, डिटर्जेंट, यूरिया, रिफाइंड ऑयल मिलाया जाता है, जिससे दूध क्या हो जाता है भी, मिलावट युक्त हो जाता है। और भी बात करते हैं, मसालों की बात करते हैं, जैसे मिर्ची होती है, मिर्च जिसे हम बोलते हैं मिर्च, उसमें हानिकारक लाल रंग मिलाया जाता है, लाल रंग, या जो ईंट का अवशेष होता है उसे भी मिश्रित कर देते हैं। हल्दी होती है, हल्दी में पीली क्रोमेट या पीली मिट्टी मिला दी जाती है। ऐसे ही हमारे लगभग अधिक से अधिक खाद्य पदार्थों में क्या मिलाया जाता है, मिलावट युक्त कुछ अन्य पदार्थ मिलाए जाते हैं, जिससे हमारे शरीर को नुकसान होता है। ठीक है, इसकी रोकथाम के लिए एक नियम या अधिनियम बोल सकते हैं हम। ठीक है, नियम या अधिनियम बनाया गया। ठीक है, नियम या अधिनियम बनाया गया जिसे कहते हैं खाद्य अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम। ठीक है, खाद्य अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम ये बनाया गया। ठीक है भाई, खाद्य पदार्थों को मिलावट से बचाने के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया भाई, खाद्य अल्प मिश्रण अधिनियम बनाया गया। और ये कब बनाया गया भाई, 1954 में। कब बनाया गया, 1954 में। ये सरकार के द्वारा एक कदम उठाया गया और उसके तहत ये नियम बनाया गया। कब बनाया गया, 1954 में। ठीक है, और इसके अंदर 65 खाद्य पदार्थों को शामिल किया गया। ठीक है, 65 खाद्य पदार्थ थे, लेकिन ये नियम पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। ठीक है, पूरी तरह सफल नहीं हो पाया, बस ये एक अधिनियम के तौर पे, कानून के तौर पर रह गया। लेकिन मिलावट हमारे सामान्य जीवन में आज भी जारी है। ठीक है, और मिलावट युक्त हमारा भोजन करने से हमारा जो शरीर का संतुलन है वो खराब होता ही है। ठीक है, तो आज का हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है, खाद्य पदार्थों में मिलावट। ये इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम आपसे विदा लेते हैं, अगले चैप्टर के साथ हाजिर होंगे आपके सामने। धन्यवाद।